This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और आज फिर से हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है एंड काफ़ी लोगों से मेरी आर्ग्यूमेंट होती रहती है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो कि एक्चुअली इन्फ्लेशन को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक में ऐसे कुछ लोग हैं जो इन्फ्लेशन को अच्छा मानते हैं। इवन जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ पॉइंट्स हम कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन सच में अच्छा है। यू गाइज ऑलरेडी नो माई आंसर, माई व्यूज़ ऑन इन्फ्लेशन, बट कुछ रीजनेबल पॉइंट्स हम उठाएंगे और उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली एक इनविजिबल टैक्स है सिटीजन्स के ऊपर, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है, जिनमें से एक है मिल्टन फ्रीडमैन। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द यूएस एंड उनका कहना था कि इन्फ्लेशन इज़ एन इनविजिबल टैक्स ऑन द पीपल। अब इस बात को वो किस वे में सामने रखते हैं, तो सपोज हम ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन 0% है और गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन बोरो करती है। अब ये जो $10 बिलियन बोरो होते हैं, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्रिएट किए जाते हैं और लोग जो हैं वो उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेते हैं ये सोच कर कि सपोज उन्हें 3% तक की यील्ड मिल सकती है और इन्फ्लेशन 0% है। बट एज यू नो द नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स जितना पैसा बोरो करती हैं जनरली उनका उतने में काम नहीं होता है। सपोज अगर गवर्नमेंट को $10 बिलियन में उनका काम नहीं हो पाता है एंड वो $20 बिलियन बोरो करते हैं, बट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती, ओके, वो इनकम टैक्स को रेज नहीं करना चाहती। वो क्या करते हैं, वो मनी प्रिंट करते हैं, विच बेसिकली कॉजेज एन इंक्रीज इन दी सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी, विच इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। एनीवेज, इस केस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो एक्स्ट्रा बोरोइंग है उसको किस वे में फाइनेंस कर रही है, करेंसी को प्रिंट करके। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो तो इंक्रीज होता है, बट उसकी स्पीड के साथ में जो ग्रोथ है वो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन डेवलप होता है। एंड अगर हम सपोज करते हैं कि ये इन्फ्लेशन अराउंड 5% है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं ये सोच कर कि उन्हें 3% की यील्ड मिलेगी, नाउ द नॉमिनल यील्ड तो 3% है, बट द रियल यील्ड जो है दैट इज 3 - 5 दैट इज -2%। यानी कि जिन लोगों ने बॉन्ड्स परचेज किए थे नाउ दे आर इन अ लॉस। दिस इज हाउ इवन दो द गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्रीज द टैक्स, उसके बाद भी जो लोग हैं दे फील द पेन, दे फील द स्टैब ऑफ इन्फ्लेशन। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इन्फ्लेशन क्या करता है, ये एक्चुअली लोगों को एक हायर टैक्स स्लैब में पुश करने में हेल्प करता है। अब इससे ऑब्वियसली बेनिफिट किसे हो रहा है, गवर्नमेंट को, बिकॉज हर फॉर्म का जो टैक्स है इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जिसे यूज़ करके गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे करती है। बट एज यू नो ये जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, ये जनरली कभी भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं होती है एंड दे ऑलवेज वांट मोर मनी एंड दे ऑलवेज कीप लुकिंग टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली लोन लेते रहती है। दिस इज़ बिकॉज गवर्नमेंट की जो इनकम है वो हमेशा उसके एक्सपेंडिचर से कम रही है। जो अभी पॉइंट मैंने मेंशन किया कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली आपको हायर टैक्स स्लैब में पुश करने के लिए हेल्प करता है, तो वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज़ एंड अभी आप किस इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हैं, लेट अस टेक इट एज 10%। एंड हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 10% पर एनम के कंपाउंड रेट पे इंक्रीज हो रही है, ओके। 5 साल के अंदर आपकी सैलरी 5 लाख से बढ़ के 8,05,000 हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट अस टेक इट एज 8 लाख। नाउ अगर ऑब्वियसली अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करेंगे तो ये एक्चुअली 6,38,000 होता है, बट अभी हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। एज वी टुक द एग्जांपल कि 5 लाख की सैलरी पे यू आर पेइंग 10% इनकम टैक्स, यानी कि यू आर पेइंग 50,000 रुपीज़ एज टैक्स, ओके। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब आप जैसे ही 7.5 लाख का मार्क क्रॉस करते हैं, सो लेट अस टेक दैट यू आर पेइंग 15% एज इनकम टैक्स, ओके। 5 साल बाद आपकी सैलरी 8 लाख हो चुकी है, यानी कि 15% की रेट के हिसाब से आप अभी कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, 1,20,000। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जो इनकम है इट एक्चुअली रोज फ्रॉम 5 लाख टू 8 लाख, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 3 लाख।
या परसेंटेज के टर्म्स में इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 60%, ऑलराइट। बट द टैक्स अमाउंट दैट यू आर पेइंग, जो कि पहले 50,000 था और अभी 1,20,000 है, इट इंक्रीज बाय 140%। दैट इज़ अ लॉट। एंड अभी हमने तो यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं उस सिनेरियो को लेके चलता हूँ, सो एज आई स्टेटेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होगा 6,38,000 रुपीज़ का। और अगर हम ये माने कि यू आर एक्चुअली अर्निंग 4,90,000 रुपीज़, यानी कि आप टैक्स स्लैब से नीचे हैं, बेसिकली यू आर पेइंग 0% टैक्सेस हियर। सो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी 4,90,000 की ग्रॉस इनकम है वो पूरी आपके हाथ में है। लेकिन 6,38,000 पे अगेन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके सिर्फ 10% का टैक्स लेके चलते हैं तो यू विल बी हैविंग 5,78,000 रुपीज़ इन योर हैंड और इन योर अकाउंट। यानी कि आफ्टर 5 years the real purchasing power of your capital increased less than 20%, 4,90,000 से 5,78,000. So this is how inflation helps the government, not you, helps the government to push people, to push workers, to push employees into higher tax brackets, जिससे benefit किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। So it is quite obvious कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन को सपोर्ट करेंगी और वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जो एक सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हमेशा बना रहे, जैसा हमारे यहाँ लेके चलते हैं 4.95% के अराउंड। बट वी ऑल नो कि एक्चुअल इन्फ्लेशन यानी कि क्या, ऐसा इन्फ्लेशन जो हमारी डे टू डे लाइफ्स को अफेक्ट करता है या जिसका हमारी डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, वो इन्फ्लेशन इससे कई ज़्यादा है, बल्कि मैं तो बोलूँगा इट्स इन द डबल डिजिट्स। एंड ये चेंज हमें देखने को मिला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पैंडमिक। हमने ये देखा है कि, जो कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कवर किया था, कि फूड प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है, फूड प्रोडक्ट्स में जो इन्फ्लेशन या CPI देखने को मिला है, इट इज़ 10% और मोर, और ये एक्चुअली बढ़ ही रहा है अभी टाइम के साथ। सो एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है वो लोगों को काफ़ी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। आई डोंट सी एनी पॉजिटिव साइड टू हैविंग इन्फ्लेशन। नाउ बहुत से लोग बात करते हैं फिलिप्स कर्व की, विच इज़ अ फेल्ड कंसेप्ट। I don't know why people even talk about it. It's absolute baloney. Phillips curve does not work. Phillips curve does not make sense. This is a failed concept. और ये बात काफ़ी पहले प्रूव हो चुकी है, but I don't know, people still want to discuss. So एक बार हम देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं Phillips curve actually है क्या. So this was developed by a New Zealand economist, A.W.H. Phillips, जिनका ये मानना था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? सो ही एक्चुअली स्टडीड द डेटा फॉर UK फ्रॉम 1861 टू 1957। उन्होंने प्राइस और एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखा था, एंड ही अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इनका ये भी मानना था कि अगर लोगों को कम वेजेस दी जाएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो इन्फ्लेशन यूज़ करके क्या करते हैं, वो वर्कर्स को ट्रिक कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि उनके जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। नॉमिनल वेजेस इंक्रीज़ होते हैं, बट जो उनके रियल वेजेस हैं दे आर नॉट इंक्रीजिंग। ओके, लाइक वी सी अप्रेजल साइकिल्स। ओके, लोगों की सैलरी हर साल इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है, ओके, दैट्स गुड, बट इफ योर सैलरी इज नॉट बीइंग अप्रेज्ड बाय एट लीस्ट इक्वल टू और more than the number which you see on the inflation, then it makes no sense at all. अगर inflation 5% है, you are getting an appraisal of 5%, it makes no sense at all, because आपकी जो actual, जो real wage है, जो real earning है, जो real salary है, it is not increasing by a rupee. and actual CPI का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आगे चल के सहना है वो क्वाइट ऑब्वियस है। इवन जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फिलिप्स कर्व पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन बहुत लो हो, क्योंकि उससे उनका मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। वो ये भी नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि देन उससे फाइनेंशियल इश्यूज़ अराइज हो सकते हैं। सो सेंट्रल बैंक्स हमेशा ये कोशिश करना चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रहे, जो कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, और जो सोसाइटी में जो लोग हैं दे शुड बी हैप्पी विद व्हाट दे आर गेटिंग। इसलिए कभी उन्हें लगता है इन्फ्लेशन बहुत कम है तो वो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ा देते हैं करेंसी की, उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा है, देन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के वो क्या करने की कोशिश करते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो मार्केट में पैसा घूम रहा है
जो कि मनी की वेलोसिटी है वो उससे कम हो जाती है। बट अगर आप यहाँ पे एक टर्म को लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, देन फिलिप्स कर्व फेल्स, बिकॉज स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन इज हाई बट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई। दिस हैपेंड इन द 1970s एंड यहाँ पे ये देखने को मिला कि एक्चुअली फिलिप्स कर्व डज नॉट होल्ड। देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। I believe the same situation is going to arise in a lot of the major countries across the world, क्योंकि अभी जिस वे में करेंसी की प्रिंटिंग हो रही है, सेंट्रल बैंक्स जिस वे में अपनी बैलेंस शीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिस वे में वो एसेट्स की परचेजिंग कर रहे हैं, जिस वे में वो मनी प्रिंट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू शूट थ्रू द रूफ। एंड सिंस वी आर ऑलरेडी नोटिसिंग कि मैक्सिमम इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की, दे आर शट डाउन। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपल डोंट हैव जॉब्स, पीपल डोंट हैव वर्क टू डू। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की है एंड पहले की जैसे हायरिंग भी नहीं हो रही है, बिकॉज इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपनी फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा बदलना पड़ रहा है। दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू नॉर्मल जो कि अभी डेवलप हो रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज अमेंड देयर वेज टू सूट द टाइम। बट दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये इतना ईजी नहीं है। एंड अनलेस द इकोनॉमी इज़ रीस्टोर्ड इन द सेंस कि जब तक ये लॉकडाउन्स नहीं हटते हैं, जब तक जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं आते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वे टू ब्रिंग बैक द जॉब्स, टू ब्रिंग बैक एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। सो आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन के एक्चुअल इफेक्ट्स या एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है उनकी लाइफ पे, उनकी अर्निंग पे, उनके हार्ड वर्क पे, एंड किस वे में इट इवन इन्फ्लुएंसेस देयर चॉइसेस। Remember, inflation is a tool which always punishes the savers. जो लोग पैसे बचाते हैं, they are always the losers. And this is not right. You get punished for being disciplined, but you get rewarded for being extravagant. Anyways, this is all I wanted to cover in this recording. I hope आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं. And inflation as a topic is quite easy to understand, but चीज़ें काफ़ी complicated हैं अगर आप उन्हें ढूंढने जाएँ तो. Because the right information is not usually available to you. So I would suggest please keep looking for good sources जहाँ से आपको चीज़ें पढ़ने को मिलें, चीज़ें सीखने को मिलें, ताकि आप उसे अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस में अप्लाई कर सकें, and you can profit from your knowledge even during the bad time. So take some time off, do some research, learn about macroeconomics. बहुत से टॉपिक्स कवर करने के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. Learn about sound money, and please do your own research. Take interest in these things because these are going to influence your life in ways you cannot imagine. So that's all I had for today. See you in the next one. Cheers.